नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में जो नतीजे हैं चुनाव के, भले ही 10 मार्च को आ गए हों, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इसी पर आज हम बात करेंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना के आज 9 दिन गुजर चुके हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में इस बार फिर से बाजी मारने वाली भाजपा अभी तक विधानमंडल के नेता के चेहरे को लेकर मंथन कर रही है। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा सीट से हार के बाद अब भाजपा विधायकों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। कई विधायक सहित सांसद मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो रहे हैं और फिलहाल अगले आने वाले 24 घंटे बेहद खास हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पास तीन विकल्प हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो पहला विकल्प कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करने का होगा, तो दूसरा विकल्प के तौर पर भाजपा निर्वाचित विधायकों में से किसी विधायक को उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जबकि तीसरे विकल्प की बात करें तो भाजपा विधायकों से बाहर किसी सांसद को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच सवालों के जवाब प्रदेश के लोगों को लंबे इंतजार के बाद 20 मार्च यानी कि कल मिलने की संभावना है। भाजपा के सभी विधायकों को 20 मार्च को देहरादून बुलाया गया है। वहीं अगर बात करें तो नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की, तो इस बार ये मेगा इवेंट की तरह आयोजित होगा। समारोह में केंद्रीय नेताओं के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को बुलाया जा सकता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि नए चेहरों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। समारोह में प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे। हुई है, जैसे ही वहाँ से कंफर्म सूचना मिलेगी हम आपको विधिवत रूप से कहाँ बैठक होगी, किस समय होगी, आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। विधायकों को कोई संदेश भिजवाया कि देहरादून पहुंचे? विधायक अधिकतर देहरादून में हैं, बाकी सभी लोग आज कुमाऊं में होली के पर्व के बाद सभी लोग उधर से निकलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सभी को इस चीज़ की जानकारी है कि हमें अगले 2-3 दिन में सरकार को फॉर्म करना है, तो इसलिए सभी लोग देहरादून में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि भाजपा में बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री का नाम आएगा, जिसको सभी विधायकों को मानना पड़ेगा। ये बैठकों का दौर विधायकों से रायशुमारी सिर्फ एक दिखावा है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री ही नहीं चुन पा रही है। इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक बैठकों का दौर चल रहा है। लोगों ने जो अपार जन समर्थन दिया था, क्या 10 तारीख को निर्णय आ गया, आपको 47 विधायक दे दिए थे, आपको 2-3 दिन में रायशुमारी करके नेता नहीं दे देना चाहिए था। आप 19 तारीख हो गई, आप प्रत्येक नेता को, प्रत्येक विधायक को दिल्ली बुला रहे हैं, तो ये पर्यवेक्षक किस लिए बनाया? तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती है। केवल पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जी को और लेखी जी को एक लिफाफा थमा करके एक मैसेंजर का काम करेंगे कि जाइए और उत्तराखंड में नेता ये घोषित करेंगे। ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चल रही है, लोकतंत्र तो है ही नहीं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का रिजल्ट आए हुए भी 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। पहले ये न्यूज आई कि शायद होली के बाद हमारे नए सीएम जो बनेंगे उनका नाम डिस्क्लोज होगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव निपट जाने के बाद विचार मंथन लगातार दिल्ली में चल रहा है और अलग अलग नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं कि शायद ये उत्तराखंड के सीएम होंगे। साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के अंदर कितनी अंतर कलह है, किसी एक नाम के ऊपर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बीजेपी के साथ इस समय मैं समझती हूँ वो ये है कि बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो 5 साल तक सरकार चला। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा लंबे मंथन और जनता के लंबे इंतजार करवाने के बाद अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकती है। लेकिन ये बात तो साफ है कि बीजेपी जो भी निर्णय लेगी वो सबको चौंकाने वाला होने वाला है। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट।
तो कुल मिलाकर 9 दिन बीत चुके हैं, अभी तक चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई है और ये कहा जा रहा है कल 20 मार्च जो विधायकों की बैठक बुलाई गई वहां ये फैसला लिया जा सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। हमारे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुलदीप राणा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ DK पाल जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सर कुलदीप जी, आप ही के पास आएंगे। जो ये कशमकश का दौर चल रहा है, अब रतूड़ी जी कह रहे हैं कि बंद लिफाफा आएगा, राय मशवरा पर्यवेक्षक ये सब अलग है, लेकिन जो लिफाफा आएगा वो दिल्ली से आएगा। कितनी सच्चाई माने इसमें? देखिए, मैं पॉलिटिकल बयानबाजी पर तो कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सवाल हैं तो भाई पहले तो उनको अपने घर में देखना चाहिए कि जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल उठे तो वहाँ क्या निर्णय हुआ, और जब प्रदेशों के जो 5 राज्य हैं जहां कांग्रेस हारी, वहां की बात हुई तो बिना रायशुमारी के जो है उनके प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे ले लिए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रायशुमारी और प्रदेश अध्यक्षों के लिए कोई रायशुमारी नहीं। तो आंतरिक लोकतंत्र तो कांग्रेस के भीतर भी नहीं दिखाई देता है ना। तो ये चीजें जो हैं ये सामाजिक और सौहार्द में लोगों को भ्रमित करती हैं। और एक मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को कम से कम इतना चिंतन रखना चाहिए ताकि समाज में भ्रम की स्थिति ना हो, है ना। क्योंकि समाज निर्माण भी कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं का ही काम है। ये सिर्फ सरकार चलाना या सत्ता पर बैठ जाना, मंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना ही नहीं है। राजनीति शास्त्र में समाज के निर्माण में भी राजनेताओं की भूमिकाएं, सरकार की भूमिकाएं बताई गई हैं। तो ये अलग विषय है। और जहां तक उत्तराखंड की बात रही शैलेंद्र, तो मैं इसको एक अलग नजरिए से देखता हूं, और उसका कारण ये है कि ये जो 22 साल का उत्तराखंड है, और ये उत्तराखंड अब आने वाले समय में परिसीमन की तरफ जा रहा है। उत्तराखंड की जो स्थिति है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है शैलेंद्र, उसमें गढ़वाल और कुमाऊं भले ही 2 मंडल रहे हों, लेकिन एक लोगों के जहन में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता था अक्सर, वो था पहाड़ वर्सेस मैदान का। और पहाड़ वर्सेस मैदान का वो इसलिए रहा क्योंकि 2007 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त जब परिसीमन निर्धारित हुआ तो उससे पहाड़ की अनेक सीटें घट करके मैदानी क्षेत्र जिलों में आ गई, और मैदान के देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे 3 जिलों में ये अति महत्वपूर्ण जिले हो गए, क्योंकि यहाँ लगभग 30 के करीब सीटें हो गई 3 जिलों में, और बाकी 10 जिलों में 40 सीटें रह गई। और इससे जो विकास प्रभावित हुआ, जो योजनाएं प्रभावित हुई, वो उसने पहाड़ को विकास के मानकों पर बहुत पीछे छोड़ दिया। अब देखिए, आप एक साधारण सी, मैं एक छोटी सी बात मैं आपसे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो विधायक है, विधायकों को जो मिलने वाली विधायक निधि है उत्तराखंड में, जो विधायक निधि है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 1 करोड़ की विधायक निधि है तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के जो 30 विधायक हैं, इनको प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए विधायक निधि मिल रही है, और 5 वर्ष में लगभग 150 करोड़ रुपए विधायक निधि हो गई। वहीं अगर हम पहाड़ में देखते हैं तो चमोली जिले में 3 विधायक हैं, तो यानी कि इनको मात्र 3 करोड़ रुपए विधायक निधि मिल रही है, और 5 साल में आप उसका अंदाजा लगाइए कि 15 करोड़ रुपए, तो 150 करोड़ के सापेक्ष 15 करोड़ रुपए। रुद्रप्रयाग में 2 विधायक हैं। इसी तरीके से कुमाऊं के कई जिले ऐसे हैं, चंपावत है, बागेश्वर है, जहां 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं। तो इसने जो पहाड़ को विकास के मानकों पर पीछे धकेला है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि इस समय जब प्रदेश की जनता ने दोबारा से भाजपा पर भरोसा किया है और दोबारा भाजपा को सरकार में भेजा है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक उत्तराखंड को लेकर के एक अलग नजरिया रहा है, अलग दृष्टिकोण रहा है, वो यहाँ अपनी राजनीतिक यात्रा करने से पहले भी, शुरुआत करने से पहले भी यहाँ आए हैं, रहे हैं, यहाँ उन्होंने आध्यात्मिक चेतना का चिंतन किया है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में नेतृत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी थोड़ा की जो गंभीरता है, जो देरी है, उसके पीछे जो राजनीतिक मंथन है वो यही होगा कि भाई एक तो एक मजबूत नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि जनता ने भले ही 47 विधायक दे दिए हों, लेकिन मजबूत प्रदेश को मजबूत नेतृत्व देना तो भाजपा राष्ट्रीय जो नेता हैं और जो कार्यकारिणी है उसका कार्य है। तो ये मुझे लगता है कि उसी दिशा में होगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह की चुनौतियां यहाँ बढ़ने वाली हैं परिसीमन को लेकर के जो 2027 में है, और उन तमाम सारी चीजों को लेकर के,
तो ये एक विषय हो सकता है कि जिसमें नेतृत्व को लेकर के उसको तैयार करना, ये सारी चीजें भाजपा के चिंतन में होंगी। शायद इसी वजह से देरी हो, इसी वजह से देरी हो रही है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजय कुमार बोडाई हैं, यूकेडी नेता है। विजय कुमार जी, स्वागत है आपका चर्चा में। विजय कुमार जी आपके पास आएंगे, उससे पहले डीके पॉल जी का रिएक्शन जान लेते हैं। डीके पॉल जी, जो देरी हो रही है क्या समझें? क्या कई सारे चेहरे हैं या फिर एक ही चेहरा सोच रखा है पहले से और कल उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इस राज्य में इनका आचरण रहा है। मैं आचरण शब्द, अच्छा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम पर आरोप लगते रहते हैं कि हम बहुत खरी और खोटी बात कर देते हैं, और सच्ची बात हमेशा खरी और खोटी भी होती है जी। इनका इस राज्य का दोहन करने वाला आचरण रहा। ये ढूंढ रहे हैं कौन सा ज्यादा पैसा देने वाला मुख्यमंत्री का नाम हम आगे लाएं। ये ढूंढ रहे हैं राज्य के विकास को कैसे पीछे धकेला जाए, ऐसा कौन सा सुस्त और निरस्त और जो राज्य के लिए उपयुक्ति ना हो ऐसा व्यक्ति कैसे लाएं। ये ढूंढ रहे हैं कि अभी ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बहुत गंभीरता से इन्होंने परिसीमन की बात करी, लेकिन हमारे राज्य के पत्रकारों ने भी चुनाव से पहले मुद्दों की बात बिल्कुल नहीं करी। परिसीमन चुनाव के बाद एकदम याद आ गया। परिसीमन 2007 में तय हो गया था कि 2026 में होने वाला है, लेकिन उसके लिए किसी भी पार्टी ने कोई ईमानदारी से किसी से मतलब न तो हमारे साथी बैठे यूकेडी के साथी, उन्होंने बड़ गंभीर तरह से अभी तक कोई मुद्दा ऐसा इसका उठाया हो यूकेडी वाले साथियों ने, और ना जिनकी जिम्मेदारी थी, जो विपक्ष में थे, जो सत्ता में थे, उन्होंने परिसीमन की कोई चिंता नहीं की। ये सत्य है वरिष्ठ पत्रकार महोदय कि इस राज्य में जो जिसका सबसे बड़ा क्षेत्र है, भूभाग है, वहां पर केवल दो या तीन विधायक केवल वहां पर हमको दिए गए हैं परिसीमन के आधार पर, यानी क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर। जबकि बहुत जगहों पर उत्तर पूर्व के पहाड़ी राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर वहां पर तमाम चीजें जो है ना विधानसभाएं दी गई है परिसीमन के रूप में। लेकिन मैं उस बात पे अभी नहीं जाना चाहता। मैं समझना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म कितनी दिनों तक लोग इंतजार करेंगे। आप 10 तारीख को निर्णय सुनने के बाद कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। इस राज्य को अधर में लटकाया हुआ है। यहाँ की योजनाएं ठप हो गई हैं, यहाँ के काम ठप हो गए। शर्म नहीं आती इनको। जितनी जल्दी गठन इस सरकार का हो जाए उतनी ही जल्दी राज्य के काम पटरी पर आ जाते हैं, राज्य के नौजवानों के रोजगार पटरी पर आ जाते हैं। जो और लोग, व्यापारी लोग, कर्मचारी लोग अपने काम अपने ठिकाने पे लग जाते हैं। इन्होंने खुला छोड़ देते हैं ठेकेदारों को लूट मचाई के लिए। आप हरिद्वार के उस क्षेत्र में जाके देखिए, घाट क्षेत्र में जाकर के लूट मच रही है ट्रैक्टरों की। खनन इस तरह से लूट रहा है, पता नहीं कौन ठेकेदार है वहां का। सरकारों की जिम्मेदारी होती है जब चुनाव हो गए। चलिए ठीक है डीके पॉल जी, आएंगे, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ हनी पाठक जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। हनी जी, स्वागत है चर्चा में आपका। जैसे कि डीके पॉल जी कह रहे हैं कि इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि कौन ज्यादा पैसा भेजेगा, जो ज्यादा पैसा भेजेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये आरोप लगा रहे हैं डीके पॉल जी को असल में ना सारी बातें इन्हीं को पता होती है, तो इनको ये भी पता होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो ज्योतिषाचार्य का ज्योतिर्विद बने हुए हैं ना, क्योंकि इनको हर अंदर खाने की बात पता है कि कौन ज्यादा पैसा दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जब तक किसी चीज का एविडेंस ना हो ना, डीके पॉल जी को ये पता ही नहीं है कि बिना आधार पर इस तरीके की दकियानूसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जो ज्यादा पैसा देगा वो करेगा। बार बार गठन में ये कहा जा रहा है कि पहले तो ये लोग, देखिए एंकर साहब, क्या बात होती थी पहले कि ये लोग मुख्यमंत्री बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरीके की चर्चाएं बहुत आवाम करी गई थी। और फिर उसके बाद अब जब पूरी तरीके से निर्णय लेने के बाद फिर ये क्या कहते थे, फिर ये कहते थे कि ये बिना सोचे समझे आपने मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। 10 तरह के आरोप ये खुद लगाते हैं, और फिर खुद आरोप लगाने के बाद जब डीके पॉल जी को कहिए बीच में इंटरप्ट ना करे, क्योंकि मैं इनको इंटरप्ट नहीं कर रही थी, जरा मर्यादा का ख्याल रखिए। डीके पॉल जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं इंटरप्ट कर रही थी ना, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिए। बातों पर कृपया करके मेरी बातों को जी अपनी बात कहिए। शोभा नहीं देता है। आप इस तरीके से कह देते हैं कि जो ज्यादा पैसा देगा उसके ऊपर करेंगे ये लोग खर्चा, और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी 10 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। एंकर साहब देखिए, डीके पॉल जी जब आपके पास आए तब अपनी बात कहिए प्लीज,
उनको अपनी बात कंप्लीट करनी दीजिए ना। थोड़ा सवाल किया है ना मैंने, जवाब दे रही करें। है, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद फिर से आप सवाल कर लीजिएगा। अगर इनको कोई भी एंकर महोदय, मैं आपका नाम नहीं सुन पाई, लेट जुड़ी हूँ, जरा कृपया नाम बताइए। शैलेंद्र चौहान। शैलेंद्र जी देखिए, जब भी कोई बातें होती हैं, आदमी कोर्ट जाता है, कचहरी जाता है, उस जगह जाकर बोलता है। अगर डीके पॉल जी को ये पता है कि जो ज्यादा पैसा देगा उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो आरटीआई डाल दे और कह दे कि इनके ऊपर ये इल्जाम लगा है, मुझे इसके पास मेरा एविडेंस है, बिना एविडेंस के क्यों हवा में बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कौन सा काम रुका है, मुझे इसका जवाब दे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो लगातार काम को देख रहे हैं। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं नौकरी की तो इसकी तो उसकी, शायद ये न्यूज पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज पोर्टल नहीं देखते, या तो सारे न्यूज पोर्टल वाले झूठे हैं। ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी रिक्त पदों पर भर्ती परसों निकली थी कि आचार संहिता जैसे ही खत्म हुई, आचार संहिता खत्म होते ही जो रिक्त पद रह गए थे उनकी भर्तियां निकली थी। और इनको शायद पता नहीं है, क्योंकि पेपर पढ़ने में इनको दिक्कत है। इनको इस समय छानबीन करने में, जासूस का कार्य ज्यादा अच्छा कर रहे हैं कि कौन ज्यादा पैसा देगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये ज्योतिर्विद का कार्य अगर बहुत अच्छा कर रहे हो तो कृपया मुझे ये भी बता दें कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, इतनी अगर इनके पास गणना है तो। मैं बोलूं? शैलेंद्र जी दूसरा जवाब। ठीक है, शैलेंद्र जी दूसरा जवाब बताएं, दूसरा सवाल करिए, क्या कहना चाह रहे हैं हनी जी? क्या ये माने कि जो देरी हो रही, इसलिए देरी हो रही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती कि इस बार जो मुख्यमंत्री हो पूरे 5 साल रहे, इस बार वो स्थिति ना आए कि बार बार बदलना पड़े, इसलिए इतनी देरी है? कुछ कारण, हाँ, बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि देरी कई कारणों से हो रही है। इन कारणों से भी हो रही है कि सोच विचार कर अब की बार निर्णय लिया जाएगा। सभी विधायक विधानमंडल की बैठक ली जाएगी। विधानमंडल की बैठक लेने के बाद फिर ये सोचा जाएगा कि कौन किससे कितना, किस तरीके से संतुष्ट है, क्या है, कैसे है। उस तरीके से पूरा निर्णय लेने के बाद उस डिस्कशन को खत्म करके ही निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, डीके पॉल जी क्या कह रहे थे, अपनी बात कहिए आप। मैं बहन जी से बड़े आदर के साथ में पूछना चाहता हूँ, जब 4 के 5 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम घोषित हो गए, तो उत्तराखंड में ही क्यों आप इतनी आसानी से, इतने हल्के से ले रहे हैं उत्तराखंड को? क्या उत्तराखंड की जनता ने ईमानदारी से आपको वोट नहीं किया? क्या उत्तराखंड की जनता ने अपने बच्चों के रोजगार के लिए उनको रोजगार नहीं चाहिए? क्या राज्य की तमाम ठेकेदारी, जितने भी सिस्टम जो आपने पैदा किए हुए हैं, सरकारी तंत्रों में ठेकेदारियों को जगह दिए हुए, क्या उनके काम नहीं रुके? क्या तमाम चीजें रुक गई हैं? और क्यों? तो पहला चुनाव आपका हुआ है, आप पंजाब में नहीं देख रहे हैं, आप दूसरे राज्य में, गुवाहाटी में, असम में नहीं आपने देखा कि गठन हो रहा है? आप क्यों लेट कर रहे हैं? और फिर आप बताइए, इतनी आप सच्चाई से मुझे ज्योतिष बता रहे हैं, आपने 1 साल में 3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए भाई? किस लिए बदल दिए? और फिर जब आपने मुख्यमंत्री बनाया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, आप भूल गए हैं क्या? कितने आरोप लगाए थे मीडिया ने भी, तमाम लोगों ने। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? सच्चाई आपको देखनी है। इस राज्य का विकास करना है या विनाश करना है? क्योंकि विनाश की राह पे तो हम आपके कारण से चले गए हैं। विकास कैसे करेंगे आप? सही समय पर गठन हो जाता है किसी राज्य का, मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं, उनके मंत्री शपथ ले लेते हैं सही समय पर, तो राज्य की जो प्रॉब्लम है वो तरीके से आ जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का आचरण बड़ा अजीबोगरीब रहा है। राज्य के हित में होता तो आज हम 72,000 करोड़ रुपए के कर्जदार न होते। अरे आप किस बात की बात कर रहे हैं? 5 सालों में आपने जिस बहनों ने राज्य बनाया, बेलमती चौहान और रहमती, हमारी बहन ने सीने पर गोली खाई। आप भी हमारी बहन है, आप ध्यान से सुनिए। क्या उन्होंने गोली इसलिए खाई थी कि आप एक उत्तरा बहन को आपके मुख्यमंत्री सरी सभा में उनको अपमान करेंगे? आप कौन सी बात कर रहे हैं? 108 के कर्मचारी बेचारे टंकियों पर बैठे रहे 5 साल, उनको किसी ने नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या है? राज्य का जो पैसा है, जो बजट आता है, वो राज्य में क्यों नहीं लगा? हमारे विधायकों ने, एक भी विधायक ने अपनी विधायक निधि को 100% नहीं लगाया। एक यूपीडी के विधायक हुआ करते थे या निर्दलीय हुआ करते थे, प्रीतम सिंह पवार, उनका ही केवल 70 के 70 विधानसभा में होता था कि 90% उन्होंने अपनी विधायिका जनता के पैसे को जनता के बीच में लगाया। आपके विधायकों ने क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल हनी जी, आप जवाब दे सकती हैं। बीच में ये चुप हो जाएंगे, आप जवाब दीजिए। ठीक है। पहली चीज तो शैलेंद्र जी ये है कि इनको लग रहा है मुझे कुछ सुनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनको सुनाई नहीं दिया कि मैंने ये कहा है
कि आपकी बात का भी मैंने जवाब दिया है कि जो पहले इस तरीके से हो गया था उस चीज को हम लोग अब की बार ठीक से विधानमंडल की बैठक लेने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। और दूसरा, इन्होंने मेरा जवाब ये नहीं सुना था कि आचार संहिता हटते रिक्त पदों की भर्तियां निकाली गई है, वो इन्होंने नहीं सुना था। और फिर ये बात कर रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराखंड कांड, तो ये कांड तो वो कांड, तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। शैलेंद्र जी, मुझे एक बात का जवाब न्यूज मीडिया वालों से ही चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं। ये बताइए कि इतिहास में उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा होने के बाद इस साइकिल को तोड़ने वाली कौन सी सरकार रही है? भारतीय जनता पार्टी की ही वो सरकार रही है। अगर जनता हमसे त्रस्त होती तो वोट डालते ना यूकेडी को, वोट डालती ना वो कांग्रेस को, वोट डालती ना वो किसी अन्य पार्टी को। उसने वोट भारतीय जनता पार्टी को क्यों डाला? आप जनता से ये पूछिए। जनता क्योंकि हमसे त्रस्त नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि आपने ज्योतिष मुझे घोषणा करी है कि मैं ज्योतिष हूँ, ज्योतिष विरुद्ध हूँ, तो सुनिए, आपने अपने आप को ज्योतिष की भविष्यवाणी करने वाला खुद बताया है। बिना आंकड़ों के, बिना सबूत के, बिना एविडेंस के बड़ी बड़ी बात। डीके पाल जी, इस तरीके की बातें ना आप किसी और के सामने मत करिएगा, क्योंकि ना शर्मनाक लगेगी आपके मुंह से। यूकेडी वालों को इतनी भयंकर हार का सामना जो करना पड़ा है ना, वो आपके कर्मों की वजह से करना पड़ा है, क्योंकि आप लोग ये बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपकी अभद्रता मुझे बिल्कुल ठीक से सुनाई देती है, बीच में मत बोलिए। मैं ये कह रही हूँ शैलेंद्र जी, जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, अगर आप मुझे कुछ अभद्र बोल रहे कि मैंने हनी पाठक के पर्स में इतना पैसा देखा है, तो बिना एविडेंस के आप कैसे कह सकते कि हनी पाठक के पर्स में 1 करोड़ रुपए देखा है? आपके पास कोई एविडेंस होगा तभी ना। आप कोई भी चैनल में न्यूज चलाते हैं, किस आधार पर चलाते हैं? शैलेंद्र जी जरा मुझे ये बताइए। कोई ना कोई उसका आधार होता है, तब ना चलाते हैं। डीके पाल जी बिना मर्यादा के, बिना किसी चीज के यहाँ पर आके कह देते कि कौन कितना पैसा देगा, उस हिसाब से हम मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे और जो भी मन में आता है बोल देते हैं। सुनिए, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में, मैं आपको अब योजना बताती हूँ जब आप मुद्दे से भटकते हैं, क्योंकि फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। उत्तराखंड की सुना रही हूँ, जरा कान में सुनने की क्षमता रखिए, तो मैं उत्तराखंड की ही सुनाऊंगी आपको। मैं बहुत मर्यादित डिबेट करती हूँ डीके पाल जी, नोट करिए आप, और आपको नोट करना भी चाहिए, क्योंकि यूकेडी वाले ना बेबुनियादी बातें करते, तभी तो ये आम आदमी पार्टी से हनी जी, ये आम आदमी पार्टी से हैं। डीके पॉल जी आम आदमी पार्टी से हैं। चुनौती देकर गया था के न्यूज के चैनल में आपका यूकेडी का कार्यकर्ता अनिरुद्ध काला कैंट विधानसभा से मुझे पूरी चुनौती देकर गया था कि कैंट विधानसभा से हम भारी बहुमत से आ रहे हैं हनी पाठक जी, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर कड़ा तमाचा पड़ेगा। और इतने भारी बहुमत से, इतने भारी हनी जी सुन लीजिए, हनी जी मुझे शायद फेस न कर पाए, कृपया हनी जी सुन लीजिए। उत्तराखंड में डीके पॉल जी आम आदमी पार्टी से हैं, ये 1300 यूकेडी से नहीं है। नोट करिए, उत्तराखंड के विभिन्न राजमार्गों को चौड़ाकरण करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और मरम्मत का कार्य पूरा होगा, उसके लिए उत्तराखंड को सरकार से मदद भी मिली है। धामी सरकार में नोट करिए, उत्तराखंड ठीक है, स्थापित किया गया। बीच में शैलेंद्र जी, हनी जी सुन लीजिए, ये आपके पास आएंगे। ये यूकेडी से नहीं है, यूकेडी से नहीं है, ये आम आदमी पार्टी से हैं। हमारे साथ यूकेडी के जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ गए हैं, विजय कुमार बोडाई जी। मैं तो इनका नाम भी कभी नहीं सुनी हूँ जी। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे हनी जी। हमारे साथ विजय कुमार बोडाई आ गए हैं, यूकेडी से हैं। विजय कुमार जी, स्वागत है आपका चर्चा में। तब तो मैं आम आदमी पार्टी की काफी अच्छी योजनाएं इनको सुनाऊंगी, जिसमें आम आदमी पार्टी यहाँ आकर कहा करती थी। आम आदमी पार्टी, शैलेंद्र जी मैं बोल रही हूँ बार बार आपसे, मैं अच्छा सुन लीजिए, डीके पॉल जी सुन लीजिए। हनी जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, और भी लोग हमारे साथ है चर्चा में, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। डीके पॉल जी सुन लीजिए, बात को पूरी नहीं करने जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सरकार ने उत्तराखंड में 24,000 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करी। नोट करिए, 10 लाख से अधिक लोगों को एमएसएमई और मुख्यमंत्री स्वराज रोजगार योजना के तहत रोजगार का अवसर मिला। नोट करिए, रायपुर में निर्माण कार्य हुआ 8 करोड़ 48 लाख का। नोट करिए, बीएचईएल रानीपुर में 4 निर्माण कार्य हुए जो 1 करोड़ 52 लाख के। नोट करिए, सासपुर में 2 निर्माण कार्य हुए 3 करोड़ 95 लाख के। नोट करिए, विकास नगर में 3 निर्माण कार्य हुए 93 लाख 33 हजार का। नोट करिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को मिलेगा दुगना अनुदान, 25,000 रुपए पहले, 50,000 रुपए बाद में। नोट करिए,
शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली एक ठीक है, हो गया। आप दोनों लोगों को ही रोकूंगा, ठीक है। हम कौन से काम चल रहे हैं, कौन से काम रुके हुए, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मुद्दे को हम चाहेंगे इधर उधर मत ले जाएं, आप सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है। हमारे साथ विजय कुमार बोडाई जुड़ गए हैं। विजय कुमार जी, अभी के पास आएंगे। जो देरी हो रही है बीजेपी की तरफ से, क्या वजह माने इस देरी की? सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सी कनेक्टिविटी के कारण से नहीं जुड़ पाया टाइम से। शैलेंद्र जी, ऐसा बड़ा तमाचा पड़ा है आप लोगों के मुंह पर कि आम आदमी पार्टी की एक सीट भी नहीं आई। ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है, जनादेश मिला है आपको, उसका हम सम्मान करते हैं, सभी सम्मान करते हैं, लेकिन भाषा अमर्यादित मत करें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत करें। कुछ किया नहीं, अगर हमने कुछ ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो भूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कल विधायकों को बुलाया गया है, बैठक होनी है, जो पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी आ रहे हैं, मीनाक्षी लेखी भी आ रही हैं और कल माना जा रहा है कि जो नाम है वो तय हो जाएगा, तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता विजय बोडाई जी बने हुए हैं और विजय कुमार जी के पास आएंगे, चूंकि ब्रेक से पहले उनकी बात अधूरी रह गई थी। विजय कुमार जी, हम चाहेंगे अपनी बात आप पूरी करें। जी, मेरा कहना है, जो आज का आपका प्रश्न है कि मुख्यमंत्री चयन पे, आज 10 दिन हो गए हैं और अभी तक ये चयन प्रक्रिया चलती आ रही है और कब तक हो पाएगी, कल भी हो पाती, नहीं हो पाती या 25 तक चली जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक इनका एक जो प्रचंड बहुमत इस समय जनता ने दिया है, वो निश्चित रूप से हम उसको मानते हैं, उसको सभी लोग मान रहे, और ना भी माने कोई तो भी है वो। प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री चयन, पिछली बार 3 आदमी इनको बदलने पड़े, तो इस बारी भी कहीं ऐसा ना हो इससे ज्यादा बदलने पड़े। जिस प्रकार की हालत है, जिस प्रकार का इनका राज्य का नेतृत्व है, राज्य नेतृत्व में सबसे कमी ये है कि इनके पास जो धांसू बल्लेबाज जो मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित थे, वो अपना चुनाव हार गए हैं। अब इनके समय है कि समस्या है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री बनने लायक इनके पास जितने भी विधायक आए हैं चुन के, मुझे नहीं लगता कि जो मुख्यमंत्री की जो स्थिति है या मुख्यमंत्री का जो इतना बड़ा पद होता है, इनके पास विधायक में कोई ऐसा आदमी नहीं है इनके पास कि जिसको विधायक मुख्यमंत्री बना सके और उसको ये जो लगातार 5 साल तक ठीक लगता है कि हो सकता है इनको फिर यानी कि सांसदों में से किसी को लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो भी मत मिले हैं, लेकिन विजय कुमार जी, तमाम ऐसे नेता हैं जो अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। उनका कहना है मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं अगर पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव लड़ना चाहें। इसके अलावा और भी चेहरे हैं, सतपाल महाराज का नाम भी आ रहा है, धन सिंह रावत का नाम है, तमाम नाम है।
नाम तो और बहुत अनुभवी राजनेता भी हैं कि ऐसा कि नाम कम है, ऐसा भी नहीं है। नाम तो सबके हैं, नाम तो 47 के 47 विधायकों में से कोई किसी एक को बना सकते हैं। भाजपा इसके लिए जग जाहिर है और उनको सबको पता है कि भाजपा इस प्रकार का करिश्मा करती है। लेकिन क्या ऐसे अक्षम व्यक्ति या जो योग्य व्यक्ति नहीं हो उसको भी ये सत्ता में बिठा देते हैं मुख्यमंत्री पद? तो ये एक जो जनता के साथ जो खिलवाड़ होता है वो न होने पाई इस बारी। मेरी अपेक्षा भाजपा से है एक योग्य प्रतिभावान व्यक्ति सीएम बने, ये जनता भी उम्मीद करती है। हनी जी आपके पास आएंगे, उससे पहले कुलदीप राणा जी के पास आएंगे। कुलदीप राणा जी, जो सीएम का चेहरा होगा 2024 नजदीक है, उसको देखते हुए जो चेहरा है उस पर मुहर लगेगी? कुलदीप जी क्या आपको? जी शैलेंद्र, बिल्कुल काफी कुछ। जी 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 हाँ जी शैलेंद्र, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह की स्थितियां रही हैं और विगत 22 वर्षों में जो 4 विधानसभाएं हुई हैं उनमें ये नेतृत्व का संकट राज्य को हमेशा से रहा है। राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी के अलावा कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो इस समय राज्य को विधायकों की या सांसदों की कमी नहीं है। राज्य में जो कमी है दिखाई देती है वो है नेतृत्व की कमी, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में आप विधायकों को मंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन नेता आप नहीं बना सकते। तो नेतृत्व का जो गुण है वो आपको स्वतः विकसित करना होता है। और इस राज्य की यह विडंबना रही है कि आंदोलन से उपजे इस राज्य में नेतृत्व का संकट लंबे समय से रहा है। और इस समय जो मैं समझता हूं कि वर्तमान में भाजपा के ऊपर जो जिम्मेदारी है, क्योंकि यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र में हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए और वर्तमान समय में भाजपा को जनता ने जनादेश दिया है, उसके पक्ष में एक प्रचंड जनादेश मिला है उसे, तो हमें उस सम्मान को बनाए रखना चाहिए। और हम भी इस अपेक्षा करते हैं, क्योंकि इस राज्य के वासी हम भी हैं और जनता की भी एक अपेक्षा है कि जनता ने भाजपा को दोबारा सत्ता दी है, 47 विधायक दिए हैं। अब ये भाजपा की जिम्मेदारी है कि वो राज्य को ऐसा नेतृत्व दे। मात्र मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है उत्तराखंड को भाजपा से एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो राज्य को एक नई दिशा दे सके, राज्य को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। क्योंकि यहाँ पर अनेक चीजें हैं, अनेक प्राकृतिक संपदाएं हैं जो इस राज्य को एक नई दिशा देने में, नए मुकाम पर ले जाने में, उन योजनाओं को लागू करने में, उन क्षेत्रों का दोहन करने में, फिर राज्य को जो चीजें प्राप्त होंगी तो उस दिशा में चिंतन करने वाला हो, दूरदृष्टि रखने वाला हो, उनके पास राज्य को लेकर के एक विजन हो कि हमें इस दिशा में काम करना चाहिए, इससे राज्य को ये फायदा होगा। क्योंकि शैलेंद्र, अभी भले हम यहाँ मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हो, चुनाव निपट चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि 2 वर्ष के कोरोना कार्यकाल के बाद जो हमने तमाम पाबंदियां झेली, उसके बाद इस वर्ष हमारी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और 2 साल से यात्राएं नहीं हुई हैं। देश भर के, देश दुनिया के तमाम तीर्थ यात्री उत्तराखंड आने को बड़े बेचैन हैं। तो इस समय जो यात्रा का जो दबाव है उत्तराखंड पे वो कई गुना ज्यादा होने वाला है। तो उस दिशा में भी राज्य को एक चिंतन की जरूरत है कि वो तमाम व्यवस्थाएं, सफाई व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सकें। और उस सबसे बड़ी बात की नेतृत्व में निर्णय लेने की क्षमता हो, अनिर्णय की स्थिति ना हो। तो इन तमाम सारी चीजों पे भले भाजपा की तरफ से देर हो रही हो, लेकिन एक ऐसा नेतृत्व निकल करके आए जो राज्य को नई दिशा देने में, नई ऊंचाइयों को ले जाने में कामयाब हो। तो शायद यही वो कारण है कि जिस पर केंद्रीय नेतृत्व मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा या जो तमाम केंद्रीय बड़े नेता हों, शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि वो निर्णय लेने में देरी हो रही हो, ताकि चीजें छन करके आए पर बेहतर आए। बिल्कुल। तो डीके पॉल जी, जैसा कि कुलदीप जी ने कहा कि देरी इसलिए हो रही कि एक योग्य प्रतिभावान चेहरा हो जिसको
नेतृत्व बेहतर करना आता हो, क्षमताएं हो, ताकि बार बार किसी फैसले को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से पूछना ना पड़े, तो फैसला बेहतर ले और फैसले के लिए घबराए ना। ये वजह बता रहे कुलदीप जी, कितना सहमत हैं आप? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे आदरणीय पत्रकार जी कुलदीप जी, जो कह रहे हैं ये सत्यता है। जिस राज्य का मैक्सिमम जो खजाना भरने वाली जो चीजें हैं वो हमारा पर्यटक है, और पर्यटक है हमारे 4 धाम, उनके गेट खुलने जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के तमाम, और उसके लिए व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए सिस्टम चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। खाली पुलिस की प्लानिंग से काम नहीं चलेगा कि पुलिस तो मुस्तैद है इस राज्य के अंदर, और पुलिस ही मुस्तैद है। बाकी प्रशासन ने जो है ना कुछ काम मजबूती के साथ में आज तक नहीं किया, क्योंकि निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री इस राज्य को मिलने चाहिए थे, क्षमतावान मुख्यमंत्री मिलने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्षमता से शून्य है, परंतु जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा, जो मुख्यमंत्री की ताकत, जो उसके उसमें काम करने की जो क्षमता, लेने की निर्णय लेने की क्षमता जो उसमें होनी चाहिए, वो कमी रही है। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, अभी सरकार अल्पमत में है एक तरह से, मैं अल्पमत इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी हैं, और हमारे 47 विधायक चुनकर आए हैं, 47 विधायक चुनकर आए हैं, एक बड़ा जनादेश उत्तराखंड के लोगों ने दिया, आप कह रहे अल्पमत में है, ये कैसा जवाब? क्योंकि सरकार अभी गठन नहीं हुआ है, अभी गठन होएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल के आएगा। पर जो अभी 4000 संविदा के हमारे कर्मचारी जो नौकरी के लिए, जिनकी नौकरी हटाने का फरमान जारी हो चुका है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री तो कोई है नहीं आज की डेट में, कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी, निर्णय लेने की क्षमता है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी जल्दी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी भी, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री जमीन पर नजर आ रहे हैं, घर के अंदर नहीं बैठे हैं, भले उनके चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो जमीन पर नजर आ रहे हैं। हनी जी जवाब दीजिए। मुझे तो सही बताऊं ना शैलेंद्र जी, इनकी बातें सिर्फ बहकी और बेबुनियादी लग रही हैं। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अल्पमत की सरकार है, तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, धरातल पे इनको नजर नहीं आ रहे हैं। पता है, मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन थी आम आदमी पार्टी की, अच्छा हुआ आपने बता दिया ये आम आदमी पार्टी से। आप सरकार की मैं एक बहुत बड़ी कामयाबी आपको बताती हूँ। पहले दिल्ली में केजरीवाल जी अकेले खासते थे, अब पॉल्यूशन में जो निंजा टेक्निक पे करोड़ों रुपए और विज्ञापन पे जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उसकी वजह से पूरा दिल्ली खास रहा है। केजरीवाल जी ने सबको अपने साथ ले लिया। व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मत बोलिए, वरिष्ठ शोभा नहीं देता। कुलदीप राणा जी को मैं पार्टी के प्रवक्ता हैं, कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बिल्कुल करूंगी मैं। देखिए शैलेंद्र जी, इस जगह विजय कुमार बौड़ाई जी भी बैठे हुए हैं, और इसी जगह हमारे वरिष्ठ पत्रकार राणा जी भी बैठे हुए हैं। विजय भाई साहब ने कई बातें कही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कही, लेकिन उन्होंने कोई भी अभद्र आरोप नहीं लगाए। ये चीज को आप भी देखिए ना कि उनकी बातों को मैंने कोई भी अभद्र जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको रोका, उनकी जो उन्होंने कहा उसको डिनाई किया। किसी से पैसा लेने के इंतजार में बैठी है भारतीय जनता पार्टी और उसके हिसाब से मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने इस प्रकार के अभद्र आरोप नहीं लगाए, तो मैंने भी उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करी। लेकिन जिस व्यक्ति ने अभद्र आरोप लगाए तो उस व्यक्ति के बारे में अभद्र टिप्पणी ही शोभा देती है, और मैंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करी है। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से उछल रही थी, जिस प्रकार से कूद रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बेड़ा पार होगा और अब आंध्राखंड दिखेगा, नया वो दिखेगा, सब कुछ धराशायी हो गया। कुलदीप राणा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, और न्यूज चैनल में एंकर महोदय, क्या मैं भी आपको सुनना चाह रही थी, क्योंकि कंफ्यूजन तो मुझे भी है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद कुलदीप भाई साहब से कुछ बात निकल कर आए और मुझे भी थोड़ा बहुत वो मायने निकल जाए कि कुछ सुनने में आ जाए। और नेतृत्व की जहां तक क्षमता की बात है, तो हमारे कुछ विधायक शैलेंद्र जी ऐसे हैं जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता, वैसे तो बाकी सभी विधायक नेतृत्व की क्षमता वाले हैं, और जब नेतृत्व पे जैसे अभी राणा जी उनके अंदर अपने आप आने लग जाती हैं। तो जैसे अभी आप ले लीजिए विनोद चमोली जो विधायक हैं हमारे, उन्होंने धर्मपुर सीट पे जब दिनेश अग्रवाल जी जैसे दिग्गज को कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए हराया, मेयर जब थे वो तब भी उन्होंने कांग्रेस के दिग्गजों को हराया, मेयर का नेतृत्व उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया। तो इस प्रकार के नेतृत्व रखने वाले हमारे पास बहुत से विधायक हैं, लेकिन और दो बार के मेयर ये भी कहा जा रहा है कि विधायकों से इतर सांसद कोई है उसको भी जिम्मेदारी मिल सकती है,
2024 नजदीक है। देखिए शैलेंद्र जी, जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं मैं भी खड़ी हूँ। मुझे भी अभी सीएम के चेहरे का इंतजार है। मैंने तो सोचा कुलदीप जी से शायद कुछ हिंट मिलेगी कि किसका चेहरा है, मगर उनके पास भी वही न्यूज है जो मेरे पास है। अब कल ही कुछ निकल कर आएगा और मुझे भी इंतजार है, आपको भी है, सारी जनता को इंतजार है। और रही बात कार्यवाहक मुख्यमंत्री की, वो धरातल पर कुलदीप जी उतर रहे। कोई भी कार्य भारतीय जनता पार्टी का रुका हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर रही है और मैं तो हाथ जोड़कर आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी जनता से वो धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने भारी बहुमत से हमें जिताया है, हमें दोबारा सत्ता में लाया। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी ही उतरेगी। बिल्कुल, जनादेश का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो। और जनादेश ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास को भी ना खोएं, उसके अनुरूप और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश पार्टी को करनी चाहिए। हमारा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना था जहां पे अटल आयुष्मान योजना के हर घर में लाभार्थी लाभ पा रहे हैं। उत्तराखंड वो पहला स्टेट बना था। ये भी हम लोग को देखना चाहिए कि उत्तराखंड में जब कभी कोई ऐसे पीड़ित मेरे पास आते हैं जिनके पास 15 रुपए भी नहीं होते हैं कि जाके इंजेक्शन लगवा पाए किसी हॉस्पिटल में, और उन्हें धन जेवर जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है, उस स्थिति को अगर हम लोग थोड़ा सोचें तो ये देखें कि अटल आयुष्मान योजना के तहत उनका 5 लाख रुपए तक का बीमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है और सबको ये लाभ मिल रहा है। ये कितना बड़ा फैसला था। और कोरोना वैक्सीन पे आ जाइए तो वैक्सीन कितनी महंगी पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सत्ता में सबको मुफ्त में वैक्सीन लगी है, सबको मुफ्त में टीकाकरण लगा है। ओमिक्रॉन जैसे वायरस को हम लोग अगर हरा पाए हैं, बहुत उसमें विजय पाए हैं, तो इस वैक्सीन की वजह से ही पाए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के अभूतपूर्व फैसले हैं उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो कुलदीप जी के लिए भी है, वो आम आदमी पार्टी के लिए भी है, वो यूकेडी के लिए भी, क्योंकि सभी के घर में कोई ना कोई अटल आयुष्मान का लाभार्थी भी है और सबने वैक्सीन भी लगाई हुई है। कह दे चैनल के माध्यम से कि हमने वैक्सीन नहीं लगाई है, तब मैं मानूं। कोरोना वैक्सीन मुफ्त में तो वही लगाई है ना, तो भारतीय जनता पार्टी ही लाई थी ना। अब शैलेंद्र जी इस चीज का जवाब दे। आपके अब किसी पार्टी को भी श्रेय दें, क्योंकि वैक्सीन पहले भी लगती रही है और पहले भी जो वैक्सीन लगी मुफ्त में लगी है, तो सिर्फ वैक्सीन को लेकर सीधा श्रेय एक पार्टी ले, वो भी ठीक नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, संकट का समय था, लोग परेशान थे, तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि हमने फ्री में वैक्सीन दी है, तो ये भी ठीक नहीं है। विजय कुमार जी, इस बार पहाड़ की, अगर पहाड़ की बात करें, जैसा भी कुलदीप जी ने शुरुआत की चर्चा की पहाड़ और मैदान को लेकर, कि मैदान में सबसे ज्यादा सीटें हैं, जो क्षेत्रफल के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से मैदान में सीटें बहुत ज्यादा हैं। और इस बार जो जीत मिली बीजेपी को, पहाड़ में ने एक अहम भूमिका निभाई, पहाड़ ने जमकर वोट किया है, तो ये भी माने कि पहाड़ से कोई चेहरा हो सकता है। जो पहाड़ ने विश्वास जताया है वो विश्वास 2024 में भी बना रहे। विजय कुमार जी आएंगे नहीं जी आपके पास? विजय कुमार जी आपसे सवाल है। चुनाव लड़ा होता तो मैं ही कह देती मैं ही मुख्यमंत्री का चेहरा बन रही हूँ, आप बताइए। तो वो बात नहीं है। कहने जी आएंगे आपके पास। विजय कुमार जी मसद बने। विजय कुमार जी बहुत बढ़िया है, और आपको भी बना सकती है भाजपा में कोई ऐसी बात नहीं कि आपको भी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं लेके आऊंगी आपके पास। जी बना सकते हैं, बहुत सभी को बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। पर जो मूल प्रश्न है, पहाड़ का जो सबसे ज्यादा सीट अभी भाजपा को मिली है और वो पहाड़ से मिली है, लेकिन पहाड़ भाजपा ने छोड़ दिया है। पहाड़ की बात हो ही नहीं रही है। गैरसैंण राजधानी आज तक यथावत है। भू कानून जिसपे पूरे बाहर से धनाढ्य लोगों को बेचने के लिए जो काम किया गया है पिछली सरकार द्वारा, सबको खुली छूट दे दी गई है, वो आपके कार्यकाल में हुआ है। 56,000 नौकरी आपके द्वारा यथावत रखी गई। जब 4.5 साल व्यतीत हुआ तब जाके आपको याद आई कि अब ये भी करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना आप बता दें कि राज्य सरकार ने ये काम किया है। केंद्र सरकार, अब वही मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने तो आपको बहुमत दिला दिया, मोदी जी के नाम पर ही पूरे उत्तराखंड ने वोट दिया है, लेकिन राज्य की सरकार क्या करने जा रही है? राज्य के सरकार को क्या ऐसा प्रतिनिधित्व मिलने वाला है इस बार, या ऐसा कोई ठोस मुख्यमंत्री मिलने वाला है कि जो 5 साल चला पाए?
या फिर कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह आपको 4 या 5 मुख्यमंत्री बनाने पड़े। तो आज जरूरत है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको कैसे कोई मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसको आगे लेके उसका निदान कर सकता हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। और पहाड़ का व्यक्ति ही उस बात को समझ सकता है, पहाड़ को समझने वाला। अभी मैं ये देख रहा था कि आम आदमी पार्टी भी लगातार बोलते आई है इस इलेक्शन में, लेकिन पहाड़ को वो समझती नहीं है। समाज पहाड़ के केजरीवाल साहब पहाड़ को जानते नहीं कि कहाँ रुद्रप्रयाग है, कहाँ चमोली है, कहाँ पिथौरागढ़ है। तो ये तमाम बातें हैं, बात करना आसान है। यूकेडी हमेशा इसी बात को, उत्तराखंड की बात को इसलिए लेके आती है, कह के आती है, जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा, परिश्रमण की बात कही कि परिश्रमण निश्चित रूप से भौगोलिक आधार पर होना चाहिए। यदि उत्तराखंड में भौगोलिक आधार पर परिसीमन नहीं होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा, तो निश्चित रूप से पहाड़ की 6-7 सीटें और कम हो जाएंगी आने वाले समय में। इसकी चिंता भाजपा को करनी चाहिए, इसकी चिंता भाजपा को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा वहां से विजयी होकर निकली है और पहाड़ की जनता ने वोट दिया है। पहाड़ की जनता ऐसा न लगे कि 5 साल बाद फिर ये लगे कि हमने तो गलत वोट दे दिया था भाजपा को। तो मेरा निवेदन है कि आज जनता की जो मांग है, गैरसैंण राजधानी की जो बात है, भू कानून की जो बात है, भाजपा को उन पर काम करना चाहिए। और शपथ ग्रहण समारोह यदि पंजाब की सरकार एक शहीद के गांव में कर सकती है, तो क्यों नहीं भाजपा भी सरकार भी गैरसैंण में राजधानी जो हमारी है वहां पर शपथ ग्रहण क्यों नहीं करती? जरा करके दिखाएं, जनता को बताएं। पहाड़ से आपकी ज्यादा सीटें आई हैं, पहाड़ को बताएं कि हम आपके साथ बिल्कुल हैं। पहाड़ ने एक विश्वास जताया, उस विश्वास को कायम रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। कुलदीप जी के पास आएंगे। कुलदीप जी, जैसा विजय कुमार जी ने भी कहा और हमने भी देखा कि पहाड़ में नाराजगी भी थी। जब कोरोना काल था, मैदानी क्षेत्र में इतनी नाराजगी नहीं थी, चीजें आसानी से मिल जा रही थी, लेकिन पहाड़ के लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी पहाड़ के लोगों ने विश्वास जताया। तो ये माने कि अब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पहाड़ का कोई ऐसा नेता हो, ऐसा चेहरा हो जिसको पहाड़ की स्थिति अच्छी से पता हो, और जो विकास मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है और पहाड़ में भी देखने को मिले, अगर वहां का व्यक्ति हो और उन समस्याओं को भली भांति जानता हो। देखिए शैलेंद्र, जो पहाड़ के नेता की आपने बात करी, तो मैं आप यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जब उत्तराखंड राज्य बना था वर्ष 2000 में, तो यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, उनका यहाँ बड़ा विरोध हुआ कि भाई ये तो उत्तराखंड के नहीं है, ये मैदानी मूल के हैं, तमाम बातें रही। खैर, और वो कुछ समय ही बाद ही वो एक समय से काल के लगभग का कार्यकाल करके वो हट गए। और उसके बाद उत्तराखंड को जो पहले मुख्यमंत्री प्राप्त हुए भगत सिंह कोश्यारी, वो तो ठेठ पहाड़ से थे जी, और उनका घर ही दूरस्थ पर्वतीय ग्रामीण अंचल में है। और अभी मैं देख रहा था कि कुछ समय पहले जब, क्योंकि वो वर्तमान में महामहिम राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, तो वो अपने गांव गए हुए थे, तो उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। ये विडंबना देखिए कि इस राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री, उसके बाद सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, और वर्तमान में महामहिम राज्यपाल हैं, लेकिन आज भी उनके गांव की स्थिति 22 साल के बाद यह है कि उनको पैदल जाना पड़ रहा है। तीसरे मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, वो भी पहाड़ से थे, भले वो नैनीताल क्षेत्र से रहे हों। उसके बाद जब चौथे मुख्यमंत्री आए जनरल खंडूड़ी, तो जनरल खंडूड़ी पौड़ी के रहने वाले हैं, पौड़ी पर्वतीय जिला है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री हुए निशंक, वो भी पहाड़ से रहने वाले हैं, बल्कि वो तो सबसे सर्वप्रथम कर्णप्रयाग से विधायक बने थे। फिर विजय बहुगुणा, जो खुद श्रीनगर बुगानी के रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि उनका राजनीतिक पलायन रहा, वो हमेशा इलाहाबादी रहे। तो और हरीश रावत, जो पहाड़ से चुनाव लड़े, भले उसके बाद मैदान में आए, लेकिन उनकी स्वीकार्यता थी। हालांकि जनता ने उनको चुनाव, उनके जनाधार को जनमत नहीं दिया और जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन जो हम देखते हैं कि हमारे जितने मुख्यमंत्री अभी तक निकल करके आए हैं, उनमें से अधिकांश जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों से ही रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है शैलेंद्र की, जो नीतिगत फैसले होने चाहिए, जिनमें पहाड़ की जो आवाज है, पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ का जो चिंतन है, पहाड़ का जो सामाजिक ताना बाना है, वहां का ढांचागत व्यवस्थाएं हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, उत्तराखंड में की जो विधानसभाएं हैं, उसमें चमोली, पुरोला और पिथौरागढ़ इतनी बड़ी सीटें हैं
विधानसभा की कि इसमें देहरादून, उधम सिंह नगर जैसी 4-4, 5-5 विधानसभाएं एक विधानसभा में समा जाएं पहाड़ की। इतनी दूरस्थ विधानसभा है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि एक छोटी सी सड़क है और अगर वो मैदानी क्षेत्र में बननी है तो उस सड़क के आसपास जो लाभान्वित होने वाले लोग होंगे, जो परिवार रह रहे होंगे, जो मकान होंगे, वो कम से कम 100 से 200 की तादाद में होंगे। लेकिन पहाड़ में हालत ये होती है कि एक 100-100, 200 मीटर की दूरी पर लोगों के घर होते हैं। यानी कि अगर एक छोटी सी पगडंडी भी बनानी है तो उससे लाभ मिलने वाले लोगों की संख्या उतनी नहीं होती जितनी मैदान में है। वहीं पहाड़ में जो योजनाओं को लेकर के जो ढुलान है और उनकी जो लागत है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक योजना जो मैदान में है जहां सारी चीजें उपलब्ध हैं और वही योजना उसी लागत पर जब पहाड़ में जाती हैं तो वो वहां उस तरीके से सफल नहीं हो पाती हैं। सफल क्या, वो तो शुरुआती नहीं हो पाती है। तो कुलदीप जी, इसका बड़ा कारण ये माने जो परसीमन की चर्चा हो रही, जो परसीमन 2026 की बात की जा रही है, परसीमन में तो काफी वक्त लग जाएगा। क्या उसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है, जो फंड है विधायकों का उसको बढ़ा दिया जाए, जो सांसद इन क्षेत्रों से उनके फंड को बढ़ा दिया जाए, ताकि विकास कार्य में जो पैसे की कमी आ रही है, पैसे का अभाव है, वो अभाव ना हो? देखिए शैलेंद्र, फंड तो उत्तराखंड में विधायकों का बहुत ज्यादा है। 3 करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि है यहाँ पे, है ना। और उस लिहाज से देखें तो लगभग एक साल में मैदानी क्षेत्रों में 450 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए जो है मैदानी क्षेत्रों को मिलते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों को कितना मिल पाता है, जहां 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं। तो उसकी तुलना में, क्योंकि जो हमारे जो राज्य की नीतियां हैं, हमारे जो प्लानिंग कमीशन है, जो राज्य को प्लानिंग कमीशन है, उसको इन चीजों के बारे में विचार करना होगा, योजनाओं को लेकर के विचार करना होगा। पहाड़ को मात्र बद्रीनाथ, केदारनाथ से नहीं देखा जा सकता। ये हमारे पूज्य धार्मिक स्थल हैं, लेकिन इनके अलावा भी उत्तराखंड है जहां आम जनमानस हैं, जहां लोग रह रहे हैं उन विषम परिस्थितियों में, जहां बर्फ होती है। अभी आपने चुनाव के दौरान देखा होगा, पिछली बार भी जब चुनाव हो रहे थे तो कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे, बूथ थे जहां 3-3, 4-4 फीट बर्फ थी। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूल हैं। तो अभी राज्य की सरकार को, नेतृत्व को इन तमाम सारी चीजों पर चिंतन करना होगा, इन विषयों को देखना होगा कि भाई जो योजनाएं आप लेकर के आ रहे हैं वो पहाड़ के सापेक्ष और मैदान के सापेक्ष उनकी सफलता की गारंटी क्या है, उनसे लाभान्वित होने वाले जन सामान्य की तादाद कितनी हो पाएगी, किन लोगों को उसको लाभ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर कुलदीप जी, आपका कहना है कि मुख्यमंत्री तमाम पहले भी पहाड़ से हुए हैं और मुख्यमंत्री पहाड़ का हो या मैदान का हो, फर्क नहीं पड़ता। जो योजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं। जो योजनाएं पहाड़ के लिए बनाई जाएं वो बहुत ज्यादा खास हो, ताकि वहां पर विकास और ज्यादा बेहतर हो, ताकि लोगों को समस्याओं का सामना जो है वो ना करना पड़े। हनी जी, आप ही से जवाब चाहेंगे। जैसा कि कुलदीप जी ने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ का तो विकास आपने अच्छे से कर दिया, ताकि जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको वहां पहुंचने में दिक्कत ना हो, जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन जो आसपास के और क्षेत्र जहां वो लोग रहते हैं, तो उनको भी समस्या ना हो पहाड़ से मैदान में जाने में, मैदान के लोगों को पहाड़ में जाने में। उसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं कुलदीप जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि पहले तो व्यक्ति हैं, फिर उसके बाद किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल। और मैं सिद्धांत की बात ज्यादा करती हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, अभी आप लोग कुलदीप जी वरिष्ठ पत्रकार है, प्रवक्ता नहीं है। हनी जी, वो एक वरिष्ठ पत्रकार की तौर पर बैठे हुए हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं। कुलदीप जी, अपने लिए बोला मैंने अपने लिए बोला कि हम लोग व्यक्ति पहले हैं, प्रवक्ता बाद में है। मैंने अपने लिए बोला। और मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कुलदीप जी ने कितनी सारी बातें बताई हैं और कितनी सारी बातें निकल के आई है, कभी कभी डिबेट में काफी कुछ ऐसे नतीजे भी निकलते हैं जो हम लोग को अपनाने भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, मैं ये कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री ही है, क्योंकि सब लगते हैं तब जाके कोई व्यक्ति, कोई विधायक जीतता है। मैं भी रात और दिन एक करी हूँ, तब जाके हमारी कैंट विधानसभा निकली है और भी कई सीटें निकली है। हर कार्यकर्ता एक योद्धा के रूप में जाना जाता है। मैं इस बात को पूरी तरह से सहमत हूँ कि 4 धाम परियोजना के अलावा भी कई ऐसे पहाड़ हैं जिसमें काफी काम होने बाकी हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अब की बार इन बातों को मैं अवश्य, जो भी मुख्यमंत्री होंगे,
मैं लेकर जाऊंगी और इस बात को तो अवश्य कहूंगी कि इस तरीके की समस्याएं हैं कि सड़क की इस तरीके की प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम्स को फेस लोगों को करना पड़ता है, तो उसके बारे में विचार किया जाए। जब पहाड़ की जनता ने हम लोगों को और दोबारा भारी बहुमत से जिताया जरूरी है तो क्योंकि पहाड़ के लोगों ने एक बार फिर से एक बड़ा जनादेश दिया है आपको। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो तस्वीर है वो शायद कल साफ हो जाएगी। कल विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, मीनाक्षी लेखी पहुंच रही है और उम्मीद है कल तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।